Welcome to the DD show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, मैं चाहता हूँ उसको अमीर बनाया जाए इस पॉडकास्ट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कि वो कैसे डिवाइड कर सकता है, या जो भी अगर आपको लगता है कि मेरी गलत फहमी ऐसा नहीं हो सकता तो आप उसको बस्ट कर देना। डीडी साहब, ये 100 रुपए का नोट है। आपको आज कॉन्फिडेंस है कि किसी भी बड़े कॉफ़ी की चेन में जाके इससे कॉफ़ी पी सकते हो? तो स्टारबक्स में चले गए तो बिल्कुल नहीं। कैन यू इमेजिन कि एक समय था जब इस घर की वैल्यू 100 रुपए थी? यस, आई कैन इमेजिन। सीडी एक वंस अपॉन ए टाइम मार्केट में रूल करती थी। सीडी आज नहीं है तो हमारे पोर्टफोलियो में वो सीडी की कंपनी नहीं है। लोग सेफ्टी की बात करते हैं ना। ये मैम का पर्स दीजिएगा ना। ये पर्स देना। एक बात पूछ रहा हूँ मैम, कितने लाख रुपए आप रखोगे तो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है? आप ये सवाल पूछ के देखिए और लोगों के पास जवाब नहीं होता। फिर आप एफडी में 20 लाख क्यों रखे होगे? SWP क्या है ये? SWP आपकी ऑडियंस के लिए। हाँ, बता दीजिए। बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी क्यों इन्वेस्ट ना करते? गलती से कहीं से टर्म पता लगी और इन्वेस्ट कर। मैं अपने पेरेंट्स को भी देख लूँ, वो कहते हैं FD करा के छोड़ दो, FD कराओ। उनको FD के बारे में बहुत है, और आपने FD के बारे में पहले ही बताया था कि FD में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है? FD सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? गवर्नमेंट जॉब होती तो ये ज़मीन नहीं खरीदी जाती, क्योंकि मन में ये रहता ही नहीं कि हम अनसेफ हैं, इनसिक्योर्ड हैं। ये मन में ही नहीं रहता। और पैसा इनसिक्योर्ड लोगों ने बनाया है। अभी पैसा बनाना स्टार्ट किया, उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है या तो मैं गाड़ी खरीद लूँ या मैं बाइक खरीद लूँ कोई अच्छी सी, और मैं फिर मेरा नाम हो जाएगा फैमिली में। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो कि इनको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कि जो एक मिडिल क्लास है वो जल्दी से जल्दी वेल्थ किस तरीके से बना सकता है? क्योंकि लोगों को आज। पिपलो सर, वेलकम टू द DD शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि एक आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, मैं चाहता हूँ उसको अमीर बनाया जाए इस पॉडकास्ट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कि वो कैसे डिवाइड कर सकता है, या जो भी अगर आपको लगता है कि मेरी गलत फहमी ऐसा नहीं हो सकता तो आप उसको बस्ट कर देना। बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। और लोगों को पढ़ा के अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है, सुकून अच्छा मिलता है इस पार्ट पे। बहुत ही अच्छा सर। थोड़ा सा ना मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस बिल्कुल नहीं है आपके लिए, तो एक बार ही आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या कर रहे हैं, और फिर हम लोगों की लाइफ को कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे। देखिए, मैंने फाइनेंस के हर डोमेन में लगभग काम किया। मैंने इंश्योरेंस में काम किया, लोन में काम किया, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की, ट्रेनिंग में किया। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में आने के बाद मुझे फील हुआ कि बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग हर परिवार को आना चाहिए। एक अमीर आदमी अमीर होता जाता है, और एक जो गरीब आदमी या तो वो वहीं रहता है और माइनस में पहुंच जाता है, क्योंकि शायद उनके साथ फाइनेंशियल प्लानर नहीं रहता है। मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। मोस्टली जो हम एक डेटा पढ़ रहे थे इंटरनेट के थ्रू, तो मोस्टली लोगों की जॉब रहती है वो 25,000 to 30,000 के बीच में रहती है भारत के अंदर, और ये मोस्टली बहुत बड़ा नंबर में आता है, और बहुत सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड भी है। अब इन लोगों की ये डिमांड थी, जो इतना पैसा बना रहे हैं, वो अपने पैसे को किस तरीके से डिवाइड करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और उसको कैसे पहले स्प्लिट वाला पार्ट कर लेते हैं कि कैसे स्प्लिट करें वो। देखिए, अगर ये सारे, इसमें कोई थंब रूल नहीं होता। हम लोगों को बेसिकली एक थंब रूल की अगर बात करें तो एक बात कही गई कि आप अपनी चादर में रहिए, दैट इज़ द थंब रूल। इसका कोई एग्जाम्पल देंगे आप? देखिए, एक लड़का जिसने फ्यूचर बहुत नहीं सोचा, ग्रेजुएट्स हैं जो, स्पेशली जो BCom, BSc, बायो और ये आपके BA जो पढ़ रहे हैं, इनको फ्यूचर नहीं पता अपना, मैक्सिमम लोगों को। सो ये उस वक्त सोचते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि अब देखें क्या करेंगे लाइफ में। तो इनके साथ समस्या क्या आती है, अब जब ये 30 साल का हुआ तो उसकी लाइफ में उसके खर्चे हैं, एस्पिरेशंस तो उतना ही है। एक लड़के वाले एस्पिरेशंस आप समझ सकते हैं, सारे जितने भी मेल व्यूअर्स हैं वो सब समझ रहे होंगे। देन आप 35 के होते हो, आपकी शादी होती है, फैमिली बढ़ी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आई। देन आप सोचते हो क्विक मनी चाहिए, क्योंकि मेरी एस्पिरेशंस तो वो है कि मैं टीवी पे जो देखता हूँ मुझे वो सब चाहिए। तो
अब आपने वो काबिलियत पहले बनाई नहीं, होते हुए भी आपने नहीं देखा। काबिलियत है, सबके अंदर है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि उनको वैल्यू एडिशन करना था। एम्प्लॉयर को मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉयर उनका दुश्मन है। मुझे आप एक एम्प्लॉयर दिखाओ जो पैसा देने से बचता हो काबिल आदमी को। कोई नहीं है ऐसा। ये वैल्यू एडिशन की बात सबसे पहले इन सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। द मोमेंट यू रियलाइज कि आई नीड टू ऐड वैल्यू टू द एम्प्लॉयर, आपकी सैलरी यूं बढ़ती है। सर मैं यहीं पे ना आपको एक बारी रोकूंगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसकी जो वैल्यू डिलीवरी होती है वो एक्सपेक्टेशंस के बेल्ट के भी बिलो है। बिल्कुल। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट कर देगा, उसका आउटकम भी वैसा आएगा, सामने वाला जो बॉस है वो पैसा बनाएगा और उसकी स्किल पे वो उसे नचा सकता है एक तरीके से कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे आपको इतना पैसा देना है। उनको लगता है कि सब कुछ इजीली मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी गलती पेरेंटिंग की है, हमने बच्चों को पैम्पर्ड करके रखा हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी मम्मी, मेरे बच्चों की दादी मुझसे बोलती हैं कि देखो बच्चे इतनी दूर से आते हैं और वैन में पढ़ के और उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। तो मैंने इतना ही बोला मम्मी से कि उसके हिस्से की साइकिल मैं नहीं चलाऊंगा। सो यहीं पे मैं ये कर सकता था कि एसी कार से उसको भेजूं और एसी कार से आए वापस। उसकी बजाय जैसे जा रहा है वैसे ही करेगा। उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो होने देते हैं। उसके हिस्से की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। पैसा आपके पास कितना भी हो, बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। बैसाखी दे के चलाने की ज़रूरत क्यों है? वो खुद दौड़े। दूसरा, जो लोग खुद यंग हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात पूछता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए एलिजिबल बैचलर चाहिए तो उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? यह सबको, हम सबको पता है। क्या आप उसको जस्टिफाई करते हो? अगर आप नहीं जस्टिफाई करते हो तो पहले वो कर ले बंदा। तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि अगर 25,000 से वो, क्योंकि आपका सवाल यह था 25,000 का है इनकम, तो 25,000 का अगर घर चल रहा के लिए 25,000 में क्या क्या करेगा? मैं मानता हूँ 15,000 उसके खर्च हो गए, 10,000 रुपये बचे, इमरजेंसी का पैसा चाहिए, सेविंग का पैसा चाहिए। अब वेल्थ तो नहीं बनेगी। सच बात यह है, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 12% का रिटर्न बना ले, 15% का रिटर्न बना ले। रिटर्न बनाने के लिए भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है मन में? ट्रेडिंग कर लूँ। आपके पास कितना पैसा होगा तो ट्रेडिंग करोगे? आप अगर 20% का भी रिटर्न बना रहे हो, 3 लाख पे भी 20% बना रहे हो, तो कितना हो गया? 60,000 रुपीज। एक ट्यूशन अगर महीने का पढ़ाएगा तो कितना बनेगा? एक महीने का, हर महीने अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है वो एक्स्ट्रा शाम को जाके अपने घर पे, तो भी तो उसको 60,000 रुपये मिल जाएंगे। वो 60,000 को वो पूरा दिन लगा रहेगा और अपना करियर भी छोड़ देगा। तो पहले उसको करियर पे फोकस करना चाहिए एंड देन वहाँ से म्यूचुअल फंड से शुरू करें। क्योंकि बाय द टाइम यू डोंट हैव सफिशिएंट वेल्थ, एक ठीक ठाक कॉर्पस नहीं बनता तो वेल्थ उसके आगे नहीं बनेगी। सर हम इस पे भी आएंगे, म्यूचुअल फंड पे भी आएंगे, लेकिन कैसे पता लगे उन्हें कहाँ जाना है, फिर आगे बढ़ना उस चीज़ में? देखिए एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा कि एक एलिजिबल बैचलर वाला या ठीक ठाक फैमिली जो होती है उस लेवल पे आने का एक एम्बिशन तो चाहिए ही चाहिए। तो एम्बिशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। एक लड़का लखनऊ में, उसने एक MBA कॉलेज से उसने MBA किया। मैंने उससे पूछा कि अब क्या करेगा, तो उसने कहा कि भैया मैं ऑपरेशंस में जाऊंगा। तो मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बाकी मैंने उसको सिर्फ एक बात पूछी, कितने रुपए सैलरी मिलेगी उस ज़माने में? तो बोला 8-9 हज़ार मिल जाएंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा अच्छा एक बात बता, आज से 10 साल बाद ऑपरेशंस में है, जब रिसेशन आएगा सबसे पहले किसको निकाला जाएगा? तेरे को ही ना। तो तेरा करियर कितना है? तो मेरा एक वर्ड था उससे कि उस डिपार्टमेंट में काम कर जो कंपनी का फ्लैगशिप डोमेन हो, डिपार्टमेंट वो चुनो। देन ही चोज फ्लैगशिप मींस जिसको कंपनी, आप सपोर्ट रोल में काम मत करिए। ठीक है। इफ यू आर इन सपोर्ट रोल, सबसे पहले आपकी जॉब जाए, मेन लीड में जाओ। मेन लीड में जाओ। किसी भी हाल में आपको मेन लीड में आना पड़ेगा। और जो भी मेन लीड में है आप देखोगे दे बिहेव लाइक एम्प्लॉयर। भले वो एम्प्लॉय है, दे बिहेव लाइक एम्प्लॉयर, और उन्हीं की करियर में ग्रोथ आती है।
क्योंकि वो लीडर की तरह काम करता वो है। लीडर की तरह काम करता है। पर सर आजकल ये भी तो है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। लोगों का माइंडसेट एक्चुअली में, मैं तो कंपनी रन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जितना उन्हें काम दे दिया उससे एक सुई भी उठा के इधर नहीं रखना चाहता है। ऊपर वाला वेल्थ दे रहा है ना, किसको देगा? जो काम करेगा। तो उसका तो हमने, अगर वो नहीं ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली उसको नहीं आने वाली। आप क्यों परेशान होते हो? मैं इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ कि वो सुधरे। भाई लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे एक बात बताओ, छोटा सा, हम सब ने हैंडपंप देखा हुआ है, जो पुराना हैंडपंप होता था, 100 बार चलाओगे तो पानी निकलेगा। अच्छा, अगर 99 बार चलाएंगे तो पानी निकलेगा क्या? 100 बार चलाना पड़ेगा। करेक्ट। वो जॉब को पूरा, जिसे हम कहते हैं डन, वो डन का टिक लगाए बिना घर क्यों जा रहा है? अगर वो 10 to 5 वाला बंदा है, हु वांट्स दिस टाइप ऑफ पर्सन? आज नहीं तो कल जब भी रिसेशन आएगा सबसे पहले इसी की जाने वाली है। तेरा काम खत्म हो गया तो 4 बजे जा, कोई इशू नहीं। काम खत्म नहीं हुआ, क्यों जा रहा है? तो काम तो खत्म करना पड़ेगा। तो उस मतलब ये तो नॉन निगोशिएबल वाला है ना। करेक्ट करेक्ट। और कभी ना कभी तो वो समझता ही है। ठीक है। सो हम यहाँ डिवाइड करने पे थे कि पैसों को हमें डिवाइड कैसे करना है। अगर आप देखें, एक आम जो 24-25 साल का लड़का है, उसकी अगर 25-30 हज़ार सैलरी है, अगर सेम चीज़ आप होते उस कंडीशन में इस वक्त, तो आप अपने पैसे को किस तरीके से डिवाइड करते हो? और आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप जॉब कर रहे हो और आपकी इतनी तनख्वाह है, तो आप कैसे कैसे डिवाइड करोगे आप? मैं सबसे पहले मैं इसको, एक बड़ा पार्ट मेरा होगा करियर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो मैं कम से कम 10% अमाउंट अपना करियर की ग्रोथ के लिए लगाऊंगा। जैसे कि आपने कोर्सेज खरीद लिए, आगे कोचिंग ले ली, आगे कोचिंग ले बढ़ने के बारे में। ली, कंसल्टेंट से पढ़ना है, कुछ भी जो भी आपने, आप अलग अलग मेंटर्स बनाते हैं, उनसे आप सीखते हैं। बुक से उतनी जल्दी आप नहीं सीख सकते, तो आप अलग अलग मेंटर्स से उसको पढ़ते हैं। दूसरा, आप इमरजेंसी का पैसा रखते हैं। इमरजेंसी का पैसा आपके पास में कम से कम इतना हो कि अगली जॉब सर्च करने तक आप, भाई हर बार ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय की गलती हो, एम्प्लॉयर की भी गलती होती है। कई बार हालात भी गड़बड़ हो जाते हैं। सो अगर आपने जॉब छोड़ी या जॉब चली गई, तो अगली जॉब मिलने तक आपके पास पैसे होने चाहिए, किसी से मांगने नहीं पड़े। बैकअप, वो इमरजेंसी पैसा होना चाहिए अपने पास। देन आपके पास जो पैसा है, उस पैसे को अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी पैसा है। एंड आप बोलोगे 25 साल का लड़का है, 25,000 पा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको पेंशन की तैयारी शुरू से करनी चाहिए। सो एक SIP का अमाउंट उसको अलग कर देना चाहिए। ठीक है। कितना % बोलोगे फिर भी लगभग आप अगर बोलो तो? ये परसेंटेज में नहीं है, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि वो अपने घूमने फिरने के लिए, लिबर्टी के लिए जो पैसा रखे, वो थोड़ा सा रख ले, बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। पर बहुत सारे लोगों की SIP बढ़ती भी नहीं है। अभी एक बाहर बंदा बैठा है, तो मैंने उससे पूछा कि आने से पहले कि कहाँ का पैसा इन्वेस्ट करते हो अपना? तो उसने कहा सर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, SIP में डाला, तो -500 में ही है। क्या फ़र्क पड़ गया? अगर उसने ज़मीन खरीदी होती तो वो क्या बोलता पता है? भैया कोई बात नहीं, ज़मीन तो बढ़ेगी ही। आप SIP में पैसा किस में लगा रहे हो? ऐसे बिजनेसेस में जिसके प्रोडक्ट या सर्विस पूरे इंडिया वाले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आज या कल वो तो ऊपर आना ही है। इम्पेशेंट क्यों होना? करेक्ट। सो SIP अगर आप 20 साल 30 साल के लिए रख रहे हो, तो इतनी जल्दी मतलब इम्पेशेंट होने का क्या सेंस बनता है? सही बात है। सो जिसने भी बताया है उन्होंने ही एक्सपेक्टेशन बांध दी है कुछ कि कम समय में कर लेगा, कम समय में रिटर्न आ जाएगा। नहीं, रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलना है, वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही आएगी। ठीक है। 3-4 साल जब बच्चे SIP चला लेते हैं ना, तो एकदम से उनको दिखता है अरे इतना पैसा मैंने बचाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है स्टेटमेंट देख के। तो ऑटोमेटिकली आएगा उसको, लेकिन इतनी जल्दी रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करें। 3-4 महीने और 3-4 साल में बहुत फर्क आ जाता है। जमीन आसमान का फर्क। ये चीज़ समझनी पड़ेगी उन लोगों को कि शॉर्ट टर्म गेम अगर खेल रहे हो तो गिरोगे, लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे तो आगे जाओगे। उन्होंने पैसा स्कीम में लगाया, SIP को स्कीम मान के। उनको ये मान लें हम मेरठ में बैठे हैं अगर, तो हम मेरठ के अलग अलग बिजनेसेस में लगा रहे हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, आप अलग अलग बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने SIP की है, तो आपने टाटा, मारुति, इस तरह की कंपनियों को पैसा दिए में के बिजनेस में आपने पैसा लगाया, तो ये आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये इनका बिजनेस चलेगा, आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न दिखेगा।
तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है? करेक्ट। तो दिस इज नॉट स्कीम। सो बिजनेसेस में पैसा लगाया है, अपने आप बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हर इंसान को जो जॉब कर रहा है, बच्चे 30,000, उनको SIP करनी चाहिए। हाँ, SIP उनको करनी चाहिए, लेकिन पहले करियर का पैसा अलग रख लें। उनको कई बार क्या लगता है ना, मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, बल्कि बिल्कुल उल्टा है। हमने जो पढ़ाई की वो बुक्स की पढ़ी। अब आपको प्रैक्टिकल सीखना है और EQ डेवलप करना चाहिए। IQ इज रिस्पॉन्सिबल हार्डली 1% फॉर सक्सेस। EQ कहाँ से आएगा? जब आप मेंटर्स के साथ काम करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ, आई गॉट गुड मेंटर्स जिन्होंने लिटरली डंडे के नीचे काम करवाया, तब सीखता है आदमी। करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यस्टरडे ओनली मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, तो मैं थक गया। तो हुआ ऐसा, मैंने कहा कि घोड़ा थक गया, तो ट्रेनर बोलता है कि घोड़ा नहीं, आप थक गए हो। तो उसने मुझसे पूछा, सर ब्रेक चाहिए? मैंने कहा ब्रेक किस बात का? कहता लोग कहते हैं। मैंने कहा ब्रेक लूंगा तो सीखूंगा कैसे? तो मेरी हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगला 25 मिनट मैंने कंप्लीट किया जैसे तैसे। उसके बाद स्टैमिना में फर्क आ जाता है। तो जहाँ पे आप थकते हो, उसके आगे वो मेंटर चाबुक लेके जब दौड़ाएगा ना, तब रियल सेंस में हम सीखेंगे। करेक्ट। ग्रोथ तब आती है जब पेन में जाता है। पेन में जब जाएंगे और पेन में काम करेंगे। नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। तो जो हमारे बर्दाश्त की शक्ति है, वो जब खत्म हो जाती है, उसके आगे मेंटर हमको दौड़ाता है, और सीखते तब हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो आजकल के टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, वो बहुत प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं। हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे ऐसे होंगे डंडे से तोड़ने वाले। हाँ। और वो खौफ रहता था कि हाँ काम करके लेके आएंगे। हमने 10% इन्वेस्टिंग कर ली, इमरजेंसी फंड देख लिया, और डेली बेसिस वाली चीज़ों पे जो SIP में जो यूज़ हो रहा है, तो मैं वैसे उस स्कीम में लगाना एक तरीके से। इसमें और एक काम और करना चाहिए उनको बजट प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। इंडिया में हमारे यहाँ कल्चर है लिखने का, खर्चे लिखने का। सो मैंने फैमिलीज में जो इसका नुकसान देखा है वो बताता हूँ। वो खर्चा करके लिखते हैं और हम ये बोलते हैं आप खर्चा करने से पहले लिखो। करेक्ट। आपके खर्चे कम हो जाएंगे। ये इतनी सी आदत बदल ले तो खर्चे कम हो जाएंगे। एंड आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, आर यू इन्वेस्टिंग या एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो? करेक्ट। सिंपल। अगर एक आम आदमी को देखा जाए, वही जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, उसको फाइनेंशियली कैसे फ्री कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू देखिए, फाइनेंशियली फ्री करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको बोलते हैं लाइफ स्टेजेस। लाइफ स्टेजेस क्या है, पहले उसके ऊपर आता हूँ। देयर इज़ अ यंग एडल्ट। यंग एडल्ट क्या है? 25 साल का लड़का लगभग। इसको आप अलग अलग जोन वाइज एज अलग अलग कर लो। गुजरात में इसको 21 साल का मान लो आप। सो एक लड़का जो यंग है, वर्किंग है, अनमैरिड है, यंग फैमिली में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ शादी हुई, एक या दो बेबी हैं छोटे। देन मैच्योर फैमिली, जहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीनेजर्स बच्चे हो गए। देन आपके आ गए एम्प्टी नेस्टर्स, जहाँ पे बच्चे परिवार से निकल गए, चिड़िया का घोंसला छोड़ के चली गई। अब प्री रिटायरी एंड देन रिटायर्ड। सो ये अगर आप स्टेजेस लोगे, हर स्टेज में आपका इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी अलग है। ये 2 स्टेजेस में सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है। यहीं पे हम लोग जितने लोग हैं, इन सबकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल अलग अलग होने वाली।